नेक्स्ट ऐसे ग्रुप में आपको अभी भेजा है मैंने, क्योंकि ये पहले सेंड ही नहीं हो रहा था, अभी कुछ दिक्कत थी शायद, तो स्क्रीन पे पढ़ लेंगे फिलहाल। तो आपको इसका टेक्स्ट भेज दिया, ठीक है जी। छठा ऐसे समझ लें इसको, 6th पोजीशन पे इसको पढ़ रहे हैं। तो 5 हमने कर लिए हैं पॉजिटिवली, प्रेयर फॉर माय नहीं, पावर ऑफ प्रेयर ये किया है। अब एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ। सेकंड हमने किया है विवेकानंदा ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट, रोमियो अरोला का लिखा हुआ। तीसरा हमने किया है आई थिंक क्लाइमेटिक चेंज इन ह्यूमन स्ट्रैटेजी, ई के फेडरर का लिखा हुआ। चौथा हमने किया है सिंपली लिविंग, ये हमारे भाई साहब हैं, इनका नाम मैं भूल गया, रस्किन बॉन्ड। और फिफ्थ हमने किया है ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड, रिटन बाय विलियम हैजलिट, आई थिंक यही है। ये सेकंड लास्ट है, उसके बाद एक और सिलेबस खत्म है, फिर ग्रामर का पोर्शन अगर आपको कुछ करना होगा तो रिवाइज करा देंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। ऐसे ये आसान है समझने में, लैंग्वेज भी आसान है, मुद्दा भी कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब है कि आम जनजीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो हमारे विकसित और विकासशील देश है। तो विकसित देश वो देश रहते हैं जिन्होंने अपनी बुनियादी समस्याएं अपने पॉपुलेशन की सुलझा ली है मोस्टली, और विकासशील वो देश है जो अभी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। और उसमें मेजर जो समस्या है वो है गरीबी, कि गरीबी को कैसे दूर करें। तो इस गरीबी को दूर करने का एक टेक्निक, एक आप कह लीजिए कि तरीका लेके हमारे पास आ रहे हैं। भाई साहब का नाम है मोहम्मद यूनुस। ये नाम यहां गलत लिख दिया, टी की जगह वाई आना है, आप लिख लें, टाइटल लिख लें और राइटर का नाम लिख लें। टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड, टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड, रिटन बाय मोहम्मद यूनुस। ये टी नहीं है, यहां वाई है, मोहम्मद यूनुस। ठीक है जी, लिख दिया। टाइटल जब भी लिखना है तो जैसे टुवर्ड्स का टी बड़ा, क्रिएटिंग का सी बड़ा, फिर पॉवर्टी का पी बड़ा, फ्री वर्ल्ड। फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना है हर एक वर्ड का। इसको हम बोलते हैं टाइटल। टाइटल की सेंस में हम लिखें जब, तो ऐसा लिखते हैं। अच्छा, ये बेसिकली जो ऐसे है, इट इज अ स्पीच, पार्ट ऑफ अ स्पीच। और ये स्पीच इन्होंने दी थी, क्योंकि आपको अब मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं तो मोहम्मद यूनुस के बारे में पता नहीं पहले बात हुई है कि नहीं। तो बांग्लादेश तो सुना है ना आप सबने, वहां पे इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, और ग्रामीण बैंक चला के इन्होंने लोगों को जोड़ा था अपने साथ। उस बैंक ने सस्ती दर पे या इंटरेस्ट पे आपको लोन्स प्रोवाइड किए, और उन लोगों को किए जिसको हम वर्किंग क्लास बोलते हैं, छोटे लेवल पे लोअर मिडिल क्लासेस को, लोअर क्लासेस को, गरीब लोगों को लोन्स दिए। और उनको माने कि एक तरह से उनको पैसा दिया ताकि वो उसको ऐसी जगह लगाए जहां से वो और ज्यादा पैसा बना सके, अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सके, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रेंथन कर सके, और फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम में ऐड हो सके। और बहुत ये जो हमारा बैंक है, क्योंकि अक्सर ये समस्या रहती है कि आज इंडिया में भी ये समस्या आपको मिलेगी, खैर अब तो काफी गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई है, लेकिन नॉर्मली ये समस्या रहती है कि अगर आप बैंक में जाते हैं, लोन मांगते हैं, तो आपसे अक्सर सिक्योरिटी पूछी जाएगी, क्योंकि लोन लेने जाओगे ना जब आप, तो ऐसे नहीं कोई लोन दे देगा आपको, है ना। पहले तो वो बोलेंगे आपका बैंक अकाउंट हमारे पास है कि नहीं, सेविंग्स अकाउंट, आप बोलोगे जी है, कितने टाइम से है, 6 महीने से ज्यादा होने चाहिए। फिर उसमें वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चेक करेगा कि आपकी वर्थ कितनी है, आपकी मूल्य क्या है, कैसे आपको पैसों में कन्वर्ट कर दें हम। अब आपने जमा ही वहां 5-6 हजार करा रखा है और आप बोल रहे हो जाके जी मुझे ₹1,00,000 लोन चाहिए, तो वो मुकर जाएगा भाई, क्योंकि आपका फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है। तो क्यों नहीं लोन देगा। फिर आप बोलोगे लोन तो चाहिए चाहिए, तो बोलेगा भैया कहीं से सिक्योरिटी ले आइए। सिक्योरिटी कैसी होती है, लिक्विड सिक्योरिटी, माने कि पैसे के बदले पैसा दे देगा। आप 50,000 जमा करा दो, हम लाख दे देंगे, तो 50,000 के रिस्क करा, 50 तो उनके पास जमा है। फिर और तरह के एसेट होते हैं कि जी आप अपनी स्कूटी दे जाओ हमें, हम आपको ₹1,00,000 दे देते हैं, गिरवी रख दी कोई चीज। पहले महाजनों के पास भी ऐसा ही करते हैं, या पुराने जहां जिन पैसे वाले लोग होते थे उनसे लोग, गरीब लोग पैसा मांगने गए, अपनी चीज कोई कीमती रख दी, गहने रख दिए,
या और कोई कीमती चीज जमीन रख दी और उसके बदले में पैसा ले लिया, फिर थोड़ा थोड़ा करके भरते रहे, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लगाता था, उसकी बजाय बाद में बैंक से आ गए। यही फर्क है ना बेसिकली। लेकिन गरीब को लोन कोई नहीं देना चाहता। जो रेडी लगा रहा है, दिन में 150-200 उसने कमाना है, वो बैंक में चला जाए तो बैंक वाला, अब तो खैर थोड़े रूल्स रेगुलेशन थोड़े इजी कर दिए नॉर्म्स, लेकिन पहले की अगर बात करें उस दौर की जब ये लिख रहा है, तो उस दौर में कोई नहीं, 2004-5 के मतलब वहां तक तो रिकॉग्नाइज हुआ, चलाया तो उसने बड़ी पहले से। तो पॉइंट ये है कि उसको कोई लोन नहीं देने को तैयार होगा, सिक्योरिटी मांगेंगे, अगर उसके पास सिक्योरिटी होती भैया तो वो लोन के लिए आता ही क्यों। तो ये वो प्रॉब्लम जो इन्होंने देखी और इस चीज को डिस्कस करते हैं कि कैसे इन्होंने उन सिचुएशंस को समझा गरीबों की और उसको मतलब एक तरह से उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। तो एक एड्रेस दिया है, एक इन्होंने नॉर्वेजियन कमेटी, आपको नोबेल जो कमेटी है अवार्ड देने वाली, उनके मेंबर्स को एड्रेस किया है। तो देखिए आप इसकी स्टार्टिंग कैसे है, स्पीच की तरह ये चलेगा, स्पीच ही है। क्या लिख रहा है, योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेसेस, क्योंकि वहां पे राजघराने के भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, एक्सीलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। आगे लिखता है ग्रामीण बैंक एंड आई, क्योंकि इसकी पहचान ग्रामीण बैंक से बनी है। ग्रामीण बैंक एक संस्था है, नॉर्मल बैंक है, लेकिन एक तरह का कोऑपरेटिव बैंक। तो कहता है कि ग्रामीण बैंक एंड आई आर डीपली ऑनर्ड टू रिसीव दिस मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑफ अवार्ड्स। वी आर थ्रिल्ड एंड ओवरवेल्म्ड बाय दिस ऑनर। Since the Nobel Peace Prize was announced, I have received endless messages from around the world, but what moves me most are the calls I get almost daily from the borrowers of Grameen Bank in remote Bangladeshi villages who just want to say how proud they are to have received this recognition. इसके कस्टमर कौन है? अमीर बंदे नहीं है, गरीब लोग जो थोड़ा सा पैसा लेते हैं, वक्त पे करते हैं। अमीर बंदे करोड़ों अरबों का लोन ले लेंगे और उसके बाद वो रिस्ट्रक्चर ही होता है, वापिस कभी नहीं आता पैसा। आपके पास लाइव एग्जांपल है पिछले 8-10 सालों में हमारे देश में, कई ऐसे एग्जांपल्स आप मिल जाएंगे, लिस्ट मिलेगी बड़ी, लोग पैसा लेके फिर वापस नहीं कर पाए। ऐसा भी नहीं कि गवाही दिया होगा उन्होंने, वेंचर्स में इन्वेस्ट किया, वेंचर्स फेल हो गए, नहीं चले प्रोडक्ट, कंपनीज फेल हो जाती हैं, मिसमैनेजमेंट होती है, पैसा डूब गया। तो कहता है कि ये जो अवार्ड आप मुझे, नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है इनको, पूरे ग्रामीण बैंक को, इसको तो नहीं, ग्रामीण बैंक को, तो है तो यही करता धरता उसके। तो कहते हैं कि मेरे को बड़ी खुशी हो रही है आज, लेकिन ज्यादा खुशी होती है उन लोगों के मैसेजेस से जो वो ग्रामीण बांग्लादेश में बसे हुए, और बांग्लादेश वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज में जाना जाता था पहले, ठीक है, हाँ जी। फिर कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हूं और वो लोग भी बड़े खुश हैं, हमें फोन करते हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं, हमें अचीवमेंट मिली। आगे कहते हैं कि 9 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 7 मिलियन बोरोवर्स कम ओनर्स ऑफ ग्रामीण बैंक हैव अकम्पनीड मी ऑल द वे टू ओस्लो टू रिसीव द प्राइज। 9 लोग चुने हुए प्रतिनिधि लेके गया बैंक के, ये बोरोवर भी हैं, बैंक के कस्टमर भी हैं, और कहता है कि ओस्लो तक ये मेरे पास नॉर्वे में है और वहां जाते हैं लेने प्राइज, तो आए हैं मेरे साथ। आई एक्सप्रेस थैंक्स ऑन देयर बिहाफ टू द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी फॉर choosing Grameen Bank for this year's Nobel Peace Prize. By giving their institution the most prestigious prize in the world, you give them unparalleled honor. Thanks to your prize, 9 proud women, और सारी कौन गई हैं? औरतें। ग्रामीण इकोनॉमी में इसने जब देखा कि औरतों की कितनी बड़ी भूमिका है मैनेज करने में हाउस होल्ड की चीजों को, तो उसने लोन इनको सैंक्शन किए ताकि ये बेटर मैनेज कर पाए फंड्स को। Thanks to your prize, 9 proud women from the villages of Bangladesh are at the ceremony today as Nobel laureates, giving an altogether new meaning to the Nobel Peace Prize. आगे लिखते हैं कि all borrowers of Grameen Bank are celebrating this day as the greatest day of their lives. They are gathering around the nearest television set in their villages all over Bangladesh, along with other villagers to watch the proceedings of this ceremony. This year's prize gives highest honor and dignity to the hundreds of millions of women all around the world who struggle every day to make a living and bring hope
for a better life for their children. This is a historic moment for them. Poverty is a threat to peace, ladies and gentlemen. अब यहां पे वो डिस्क्राइब करता है सारी फिलॉसफी ग्रामीण बैंक। आगे लिख रहा है कि by giving us this prize, the Norwegian Nobel Committee has given important support to the proposition that peace is inextricably linked to poverty. यहां पे आप कॉन्सेप्ट समझ लें इसका क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। पहली बात जो इशू ये रेज करता है कि अक्सर ये माना जाता है कि हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे कि देश के डिफेंस को मजबूत करें, ज्यादा हथियार बनाएं, ज्यादा हम लोग टैंक्स खरीदें, ज्यादा मिसाइल्स बनाएं, माने मेजोरिटी जो चंक है हमारे बजट का वो इन चीजों के ऊपर स्पेंड हो जाता है। या तो टेररिज्म करना है या काउंटर करना है। एक देश है जिसने दूसरे पे अटैक करना है तो हथियार चाहिए, दूसरे ने डिफेंड करना है तब भी हथियार चाहिए। तो बेसिकली देश तो खर्चा किस पे कर रहे हैं, हमारा डिफेंस बजट बड़ा हैवी रहता है सभी देशों का, हमारा ही नहीं सभी कंट्रीज का। तो ये इंटरनेशनली बात कर रहे हैं। तो कहता है कि मैं ये मानता हूं, प्रोपोजिशन माने कि ये विचार और इसको ये स्ट्रेंथ मिली है इस विचार को कि poverty, peace is inextricably linked to poverty, कि शांति किससे जुड़ी हुई है, गरीबी के साथ। शांति का युद्ध से लेना देना नहीं है, शांति का लेना देना है गरीबी के साथ। पावर्टी इज अ थ्रेट टू पीस, गरीबी ही पावर्टी के लिए पीस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। गरीब होगा तो आतंकवादी बनेगा। क्या लगता है आपको कौन बनता होगा आतंकवादी? सोचो, उसके पास एजुकेशन होती, खाने को रोटी होती, पहनने के लिए कपड़ा होता, अच्छी घर फैमिली सब ठीक होता, उसके पास कुछ काम होता करने को, तो क्या वो बन जाता आतंकवादी अपनी खुशी से कि चल भाई मैं परे जाके गोलियां चला लेता हूं। उनको पैसा दिया जाता है कि आप वहीं परे जाके गोलियां चलाओ, फैमिली की केयर हम लोग करेंगे। पैसा तभी आता है ना वो इधर, नहीं तो द मैन ही किल्ड याद करो, उसने आर्मी क्यों ज्वाइन की? पावर्टी इज अ थ्रेट टू पीस। फिर कहता है कि वर्ल्ड्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अस अ वेरी टेलिंग स्टोरी, कि दुनिया का, इसमें इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के बड़े एस्पेक्ट डाल के चल रहा है। और ये बात अभी करंटली भी सच है, क्योंकि एक महीना भर पहले रिपोर्ट्स आई हैं कुछ, उसने भी बड़ा दहलाया कि कोविड के दौरान जो अमीर थे वो और अमीर हो गए और जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, और वो जो खाई है अमीर और गरीब की और ज्यादा बढ़ गई, प्लस उनकी दौलत बढ़ी। कोविड में तो सबको लॉसेस हुए, लोगों की जमा पूंजी गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पैसा बनाया। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो दुनिया की करंट है, या आप जनरल ट्रेंड समझ लो, जो पूंजीवाद, जिस हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो उसमें जनरल ट्रेंड ये है कि 90% ऑफ द वेल्थ इज विद 10% ऑफ पीपल ग्लोबल लेवल पे। 90% जो दुनिया की दौलत है वो 10% लोगों के पास है पॉपुलेशन में। 7-8 अरब के करीब पॉपुलेशन है ना, 1.5-2 अरब हमारे पास है, 1.5 अरब चाइना वालों ने दबा के बैठे हैं, 3 तो यही हो गए, बाकी दुनिया में बच गए 4-5 अरब वहां फैले हुए, 7-8 ही है हम लोग टोटल धरती पे बैठे हुए इंसान। तो उसमें से आप देख लो कि 10% के पास 90% दौलत है पूरी दुनिया के एसेट, और बाकी जो 10% बच गया एसेट का, मतलब दौलत का, वो पॉपुलेशन 90% में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो जिनके पास है अनइमेजिनेबल वेल्थ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते लोग कितने अमीर हैं, कितने पैसा हो सकता है। तो कहता है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखो ये किस एंगल से बता रहा है कि 94% ऑफ द वर्ल्ड इनकम गोज टू 40% ऑफ द पॉपुलेशन। ये अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा, इसने पैटर्न बनाया कोई कि 94%, 94% जो दुनिया की इनकम है वो 40% पॉपुलेशन के पास जाती है, जबकि बाकी की 60% पीपल जो है वो 6% ऑफ द वर्ल्ड इनकम पे रहते हैं। इस 100 में से 6% बच गया, वो इस 60% लोगों के हाथ आता है। और हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स ऑन $2 अ डे। उनका दिन का खर्चा कितना है? $2 में गुजारा करना है, मतलब 120 रुपए, 140 रुपए के लगभग, 150 मान लो पर डे, इतनी की इनकम है उनके पास। जैसे रेडी वाले और कोई छोटी छोटी चीजें बेचने वाले, फुटपाथ में बैठा हुआ कोई बेचना है ना, कोई भुट्टे बेच रहा है, ऐसे से लोग, गरीब लोग। ओवर 1 बिलियन पीपल लिव ऑन लेस देन $1 अ डे, और 1 बिलियन ऐसे हैं जो $1 से भी कम में गुजारा कर रहे हैं। दिस इज नो फॉर्मूला फॉर पीस। ये शांति का फॉर्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि उस गरीब को आप
तभी तो आप न्यूज पढ़ते होंगे कि 100 रुपए के लिए किसी ने किसी की हत्या कर दी। भैया होगा ही, जिसके पास है ही 100 रुपए उसके लिए जान तक लड़ेगा वो उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसकी रोटी है। तो कहता है कि विद द न्यू मिलेनियम, अब जब भी न्यू मिलेनियम मतलब कि ये सन 2000 की शुरुआत हुई थी, तो यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और उसमें हमने यूएनडीपी इस पे हमने कुछ गोल्स किए थे अडॉप्ट, 7-8 थे वो, कि हमने नेक्स्ट मिलेनिया में ये टारगेट अचीव करने हैं, वर्ल्ड ओवर वो एक बनाए गए थे। तो यूनाइटेड नेशंस ने कहता है कि दुनिया के लोग गैदर हुए वहां लीडर्स और 2000 में, और उन्होंने अडॉप्ट किया हिस्टोरिक गोल कि 2015 तक रिड्यूस करना है पॉवर्टी को बाय हाफ, कि आधी कर देनी है पॉवर्टी, गरीबी दुनिया की 2015 तक। नेवर इन ह्यूमन हिस्ट्री हैड सच अ बोल्ड गोल बीन अडॉप्टेड बाय द एंटायर वर्ल्ड इन वन वॉइस। और कहता कभी आज तक पॉवर्टी इरेडिकेशन का इतना बड़ा प्रोग्राम ग्लोबल लेवल पे किसी ने नहीं सोचा। वन दैट स्पेसिफाइड टाइम एंड साइज, जिसमें टाइम और साइज दोनों के ध्यान रखा गया था। बट देन केम सितंबर 11, पर हुआ क्या? सितंबर 11 आया, आपको याद है सितंबर 11 में क्या हुआ था? कुछ खास चीज हुई थी, याद करो क्या हुआ था? अमेरिका पे लादेन का नाम सुना? मार दिया था ना बाद में, नाम सुना लादेन का? सितंबर 11 को ट्विन टावर्स उनके ऊपर अटैक किया था, प्लेन हाईजैक करके प्लेन ही उधर फोड़ दिए थे, दोनों टावर उड़ा दिए थे। है कुछ याद? वर्ल्ड ओवर ये न्यूज बनी थी और मुझे लगता है कोई 10, 15, 20 मिनट में सारी दुनिया में फैल गई थी। मतलब पहले दशक में ही, अभी ये प्रोग्राम बना के हटे थे कि बजट एलोकेशन होना था ना, और उधर से हो गया एक अटैक। अमेरिका है लीडिंग कंट्रीब्यूटर भी, और अमेरिका एक तरह से वर्ल्ड लीडर भी है पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में। तो ये अटैक हो गया, इराक वॉर शुरू हो गई फिर, क्योंकि अमेरिका ने उन आतंकवादियों को पकड़ने के चक्कर में मिडिल ईस्ट पे अटैक कर दिया। अरे है कुछ याद इराक वॉर का कि नहीं? सद्दाम हुसैन वगैरह कुछ आ रहा है दिमाग में? आपके जीते जी हुई है सारी चीजें। सद्दाम हुसैन वगैरह कुछ याद आ रहा है? नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी 10, 15, 20 कितने साल हो गए होंगे? सितंबर 11 2000 कब हुआ होगा? 11 में, 9 में, 6, मुझे डेट नहीं याद आ रही। इराक वॉर आने के बाद और फिर दुनिया डिरेल्ड होगी इन द परस्यूट ऑफ दिस ड्रीम, मतलब दुनिया का ध्यान ही हट गया फिर, क्योंकि अमेरिका का हटा था, उसके पीछे पीछे सारे फिर इस तरफ लग गए, आतंकवादियों को खत्म करना है जी। इराक वॉर चल रहा काफी साल, और अभी पीछे जैसे तो गए 3-4 साल पहले, ये आई थिंक जॉर्ज वॉशिंगटन नहीं, कौन सा दूसरा बिहारी के टाइम में, ट्रंप से पहले कौन था राष्ट्रपति? ओबामा। ओबामा के टाइम में भी वॉर कंटिन्यू थी, पर ओबामा जब चुन के आया था तो उसने ये बोला था कि हम इनको वापस बुलाएंगे सोल्जर्स को। जब उसने बुलाने की बात की तो ज्यादा अटैक बढ़ जाते थे, वो बेचारे के 4 साल इसी में निकल गए कि वापस बुलाओ कि रखो कि नहीं रखो। हालांकि चुन के वो इसी मुद्दे पे आया था, या इराक से सोल्जर्स वापस बुलाने थे, अमेरिकी सोल्जर्स, उस मुद्दे पे। बाद में तो उन्होंने खत्म ही कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि हम जीत गए, क्योंकि इन्होंने लादेन मार दिया था। उसके बाद उसके और भी सक्सेसर आ गए और वो चलता रहा, उनका जो ग्रुप था वो नहीं रुका हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग वापस आ गए हैं। कुछ शायद अभी भाई, अब मुझे इसका क्लियर आइडिया नहीं है कि जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता हो उसको आइडिया होगा। खैर पॉइंट ये है यहाँ पे मोहम्मद यूनुस का कि आपका जो ध्यान था दुनिया का वो सारा चला गया युद्ध की तरफ, और जो पैसा उन्होंने लगाना था पॉवर्टी इरेडिकेशन में वो सारा पैसा हो गया रीडाइवर्ट वॉर एफर्ट के लिए। और इस चक्कर में ये इस ड्रीम से, इस गोल को अचीव करने से हम लोग शिफ्ट हो गए। और वॉर ऑन टेररिज्म कहते हैं इसको, हमने बोला टिल नाउ ओवर 530 बिलियन हैज बीन स्पेंट ऑन द वॉर इन इराक बाय द यूएसए अलोन। यूएसए पे अकेले पे ही इतना खर्चा हो गया इनका इस युद्ध पे, इराक में जो लड़ रहे हैं। अब इसका प्रोपोजिशन क्या है, इसका पॉइंट क्या है? आई बिलीव टेररिज्म कैन नॉट बी वन ओवर बाय मिलिट्री एक्शन. Terrorism must be condemned in the strongest language
we must stand solidly against it and find all the means to end it. We must address the root causes of terrorism to end it for all time to come. I believe that putting resources in improving the lives of the poor people is a better strategy than spending it on guns. कर रहे हैं कुछ बात फॉलो कि नहीं? लिख लो आप, ये पॉइंट लिख लेते हैं, साथ साथ फिर आ जाएगा. हाँ जी, लिख लीजिए. The essay is in the form of speech, given by Muhammad Yunus while receiving RECEIVING Nobel Prize for Peace, फुल स्टॉप लगा दो, काफी इतना. नोबेल प्राइज फॉर पीस. इसमें ठीक है. नेक्स्ट लाइन. मोहम्मद यूनुस is a world renowned economist, world WORLD, renowned RENOWNED, economist ECONOMIST, comma professor, comma banker and civil society leader. रिपीट कर रहा हूं लाइन. मोहम्मद यूनुस इज अ वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, कॉमा प्रोफेसर, कॉमा बैंकर BANKER एंड सिविल सोसाइटी लीडर. ही फाउंडेड, फुल स्टॉप लगा के लिख लो. ही फाउंडेड FOUNDED, founded द ग्रामीण बैंक. जब ये ग्रामीण बैंक लिखो होता है जी बड़ा, GRAMEEN, ग्रामीण बैंक BANK, द ग्रामीण बैंक on the concepts CONCEPTS, microcredit and microfinance. फाइनेंस. माइक्रो क्रेडिट का मतलब थोड़ा, मतलब माइक्रो मतलब छोटा, क्रेडिट माने पैसा, कि लोन देना लेकिन छोटा अमाउंट. जैसे किसी को 1 लाख नहीं दिया, 5,000 6 महीने के लिए, 5,000 वापस कर दिया उसने टाइमली, 10,000 1 साल के लिए वापस कर दिया, 15,000. मतलब स्लोली वो जो उसका एक्सपोजर है क्रेडिट को वो बढ़ाता है. क्रेडिट बेसिकली होता है कर्जा, लेकिन क्योंकि नॉर्मली बैंक में कर्जा मिल नहीं रहा गरीब लोगों को, तो उसने वो थोड़ा छोटा अमाउंट, और कई बार ग्रुप को देता है. जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने सुने होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला मंडल सुने. सेल्फ हेल्प ग्रुप भी यही कॉन्सेप्ट था, जिसमें मिलके लोग कोई काम शुरू करते थे
और मिलके वो लोन लेने चले जाएंगे। जैसे 10 लोगों का ग्रुप है और उन्होंने पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया, लेडीज है घर में पापड़ बना लेते हैं, होम इंडस्ट्री चला दी, पर काम शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए, गरीब लोग है पूंजी है नहीं, तो पूंजी मिल जाएगी बैंक से। तो अकेले जाएगी तो उसको शायद 1000 का भी लोन ना मिले, लेकिन वो ग्रुप के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करा के लोन ले सकते हैं। फिर उन्होंने मान लो लाख रुपए का लोन ले लिया, तो इंडिविजुअल मेंबर है 10, तो 10 लोगों की लाइबिलिटी बन गई 10-10 हजार रुपए, यही बनेगी, ज्यादा बनेगी, ज्यादा बनेगी, कितनी बनेगी मुझे नहीं पता, आप बताओ, ज्यादा बनेगी कितनी? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना बना? 10,000 नहीं बन रहा, 10,000 रुपए देना है, उन्होंने काम शुरू कर दिया, फिर वो किश्तों में जमा कराएंगे। अब 10,000 एक साथ थोड़ी देना, उन्होंने 2-3 साल का टाइम दिया होगा, तो वो पैसा अपना बनाएंगे, कराएंगे जमा उसको, तो फिर इसको हम ग्रुप्स बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आया जब यहां पे कामयाब हुआ बांग्लादेश में। ये मॉडल क्या था? ग्रामीण बैंक की स्थापना की ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस मतलब उन्होंने बोला कि ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती गरीब बंदे को, उसको कोई लाख रुपया नहीं चाहिए रेडी लगाने के लिए, नहीं, उसको 5,000 की जरूरत है, 5 मिल जाए वो उसमें 5 वापिस करके भी अपना प्रॉफिट निकाल लेगा। तो माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस, पर यह कि उसको विदाउट सिक्योरिटी चाहिए, ये समस्या जो बैंक नहीं देते थे। खैर, तो हम इसमें पहला पॉइंट लिख दें, पहला पॉइंट आप हेडिंग दे दो, क्योंकि साथ साथ समरी लिख लेते हैं। पॉवर्टी एज द रियल कॉज ऑफ हंगर, या टेररिज्म कर दो, पॉवर्टी एज द रियल कॉज ऑफ टेररिज्म करो, पॉवर्टी एज द रियल कॉज ऑफ टेररिज्म। और इसमें इसने क्या पॉइंट रेज किया? ये वाला। तो हम इसको समरी शेप में लिख रहे हैं। बेसिकली ये समझा रहा है कि भैया हम लोगों ने 2000 में डिसाइड किया कि गरीबी हटा देंगे 2015 तक, लेकिन बीच में अटैक हो गया, 2009 में होता शायद ये अटैक, और सारा पैसा डाइवर्ट कर दिया आपने वॉर एफर्ट के लिए कि वॉर ऑन टेररिज्म करना है। तो 530 बिलियन तो अकेला अमेरिका खर्च कर चुका है, और उसको लगता है कि टेररिज्म का रूट कारण बेसिकली है गरीबी। तो हमें दोबारा से अपना रीओरिएंट करना है, रीफोकस करना है, गरीबी हटाने पे काम करना चाहिए, पैसा वहां इन्वेस्ट करना है, यही बता रहा है ना बेसिकली। तो यही चीज हम लिखेंगे। मोहम्मद यूनुस explains at the beginning of his speech that hunger and war, HUN, hunger and war are two major problems before mankind, are two major threats कर दो, threat, THREAT, threats. Hunger and war are two major threats before mankind today. Full stop. War is fought FOUGHT, युद्ध लड़ा जाता है to attain peace, to attain, ATTAIN, attain peace, and due to, full stop, and लगा लो, and due to unequal distribution of resources of the world, due to unequal distribution of
the resources of the world, hunger has become a real threat to mankind. To mankind. 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 Half the population of the world, half the population of the world lives on less than less than $2 a day. $2 a day. Full stop. War against terrorism. War against terrorism after September 11. After September 11, has caused, CAUSED, caused diversion, DIVERSION, diversion of the focus of the world ही करना पड़ेगा. Focus of the world, FOCUS, focus of the world away from the goal of, GOAL, goal of poverty alleviation. स्पेलिंग है खतरनाक हो गई, लिख लोगे, तुम्हारा भरोसा कम ही है. एलिविएशन, TION. एलिविएशन क्या होता है? उन्मूलन. हाँ, मतलब हटाना, गरीबी हटाना. पावर्टी एलिविएशन. पावर्टी तो लिख लोगे ना. मतलब इस उद्देश्य से हमारा ध्यान, फोकस दुनिया का हट गया है, दूर हो गया है, ड्यू टू वॉर ऑन टेररिज्म आफ्टर September 11. लिख दिया. फुल स्टॉप. According to Yunus, poverty is the real cause of terrorism. Poverty is the real cause of terrorism. And likewise, ऐसा लिखना है, and likewise, हिंदी में अर्थ हो गया और इसी तरह से. And likewise, LIKEWISE, इसी तरह से. Likewise, hunger is caused by lack of purchasing power. Lack of purchasing power. परचेजिंग पावर समझते हैं, इकोनॉमिक्स वाले समझते होंगे.
किसी चीज को क्रय क्षमता, किसी चीज को खरीदने की क्षमता, कि आप खाना खाना है लेकिन पैसा चाहिए, आपको अनाज खरीदना है, गैस खरीदनी पड़ेगी, चूल्हा चाहिए घर में तभी पका पाओगे, लकड़ी चाहिए, है ना। तो मतलब परचेजिंग पावर आपकी है ही नहीं, खाने की कमी नहीं है दुनिया में, खाना प्रोडक्शन तो बहुत है, क्योंकि प्रोडक्शन कम होती तो अमीर को भी नहीं मिलता, पर अमीर के पास तो है, गरीब के पास परचेजिंग पावर नहीं है, इसलिए वो खरीद भी नहीं पा रहा, खा भी नहीं पा रहा। तो उसने लिखा कि हंगर भी लैक ऑफ फूड की वजह से नहीं है, लैक ऑफ परचेजिंग पावर की वजह से। वैसे ही जैसे टेररिज्म का रियल कारण है पॉवर्टी, टेररिज्म का रियल कारण वो इंटेंशन नहीं है, पर इंसान बिल लाए तो करे क्या, तो वो मैनिपुलेट हो जाता है, क्योंकि पैसा कहां से आएगा, तो वो देते हैं और उससे करवाते हैं काम। तो हमने लिख दिया। और सेंटेंस क्या था इसमें, यही लिखा, ये क्या था, लैक ऑफ, हाँ, तो इसलिए देयरफॉर, लास्ट सेंटेंस हमारा कंक्लूड हो गया पहला पॉइंट। देयरफॉर पहली चीज कि पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म, पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म एंड ऑल्सो द रियल कॉज ऑफ हंगर, एंड ऑल्सो द रियल कॉज ऑफ हंगर। रिपीट करो, पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म, कॉज CAUSE कारण, एंड रियल कॉज ऑफ हंगर, भूख का भी कारण। भूख का मतलब भोजन की कमी नहीं, भोजन खरीद पाने के लायक पैसा नहीं है, उसकी कमी वो है। नेक्स्ट वो बात करेगा अभी, पॉवर्टी इज डिनायल ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, कि मानवीय अधिकारों की मैं बात करूं, ये यूनुस भैया बता रहे हैं, तो गरीबी मानवीय बेसिक बुनियादी जो अधिकार इंसान को, इंटरनेशनल कन्वेंशंस कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों ने कर रखी है कि भैया मानवता वाले आ जाते हैं उधर लेके, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बेसिक इंसानी अधिकार सबको है, इवन प्रिजनर को भी दिए गए हैं, जो कैदी भी है उसको भी जेल में खाना तो देना पड़ेगा, है ना, उसको मिनिमम सस्टेनेंस, कुछ उसके लिए रिक्रिएशन को अखबार देनी पड़ेगी, पढ़ने को लिखने के लिए कागज मांगता है तो देना पड़ेगा कि भैया पेन लीजिए, कागज लीजिए, लिखिए, रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी, जैसा भी है, मतलब कुछ बुनियादी इंसानी अधिकार देने हैं। लेकिन कहता है जब गरीबी होती है तो सारे अधिकारों का सफाया हो जाता है, क्योंकि गरीबी सब अधिकारों को डिनाई कर देती है। जो गरीबी है तो राइट टू एजुकेशन भी नहीं होगा, राइट टू लिविंग भी नहीं रहेगा, राइट टू फूड सिक्योरिटी जीरो हो जाएगी उसकी। तो इन चीजों के ऊपर बात करेंगे, पर अब करेंगे कल।